फिल्म की शुरुआत पेरिस की हलचल भरी सड़कों पर होती है। शहर बैस्टिल दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। अचानक एक नग्न महिला वहां प्रकट होती है। सबका ध्यान खींचना। भीड़ के बीच एक चतुर अमेरिकी ठग माइकल मेसन है, जेब काटने में माहिर व्यक्ति। सबका ध्यान भटकता देख वह चतुराई से पर्स चुरा लेता है, सेलफोन और लोगों के विभिन्न सामान। बाद में हमें उस महिला के बारे में पता चला, वास्तव में माइकल का साथी है और उसने इस डाइवर्सन को बनाने के लिए उसे 300 यूरो का भुगतान किया था। अगले दृश्य में हमारा परिचय सीआईए एजेंट शॉन ब्रियार से होता है, जो एक अनुभवी ऑपरेटिव है। हाल ही में जिस मिशन पर वह काम कर रहा था वह गड़बड़ा जाने के बाद वह खुद को मुसीबत में पाता है। वह है विफलता के बारे में उसके वरिष्ठों द्वारा पूछताछ की जाती है और ताना मारा जाता है, अपने एक सहकर्मी को न बचा पाने के कारण। हालांकि शॉन अपना बचाव करता है, यह दावा करते हुए कि वह जोखिमों की गणना करता है और मिशन को पूरा करने को प्राथमिकता देता है। फिर दृश्य दूसरे पात्र जीन पर केंद्रित हो जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण इरादों वाला व्यक्ति है। वह एक टेडी बियर के अंदर एक विस्फोटक उपकरण डालता है और अपनी प्रेमिका जो को निर्देश देता है, इसे फ्रांसीसी नेशनलिस्ट पार्टी के एक कार्यालय में गुप्त रूप से रखने के लिए। जो शुरू में झिझकती थी, निर्दोष जिंदगियों पर संभावित खतरे के बारे में आशंकित होकर, लेकिन जीन के अनुनय ने उसे जीत लिया और उसने कार्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया। योजना है धमकी भरा संदेश भेजने के लिए, लेकिन माना जाता है कि विस्फोट के समय कार्यालय खाली था। इस बीच माइकल ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और चोरी की गई वस्तुओं को तुरंत एक संदिग्ध व्यक्ति को बेच दिया। बाबा नाम का व्यक्ति अपनी लूट के बदले में उसे 900 यूरो का उदार इनाम मिलता है। दूसरी ओर जो अपने हैंडबैग में टेडी बियर लेकर नियत स्थान पर पहुंचती है। वह सुझाव के अनुसार इसे लगाती है, लेकिन उसी समय कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से कार्यालय में प्रवेश करते हैं। यह है जो के मन को बदलने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसने मिशन को रद्द करने का फैसला किया और हैंडबैग ले लिया। उसके साथ बाहर माइकल उसे देख रहा है जब वह अपने प्रेमी से उत्सुकता से बात कर रही है। फोन, यह मानते हुए कि उसके बैग में कोई बहुत कीमती चीज है, वह उसे चुरा लेता है और भाग जाता है। माइकल को पता नहीं था कि हैंडबैग में जो की सेल के साथ टेडी बियर बम भी है। फोन, थोड़ी देर के बाद जीन ने जो को फिर से फोन किया और माइकल ने उसे उठाया। एक आदमी की आवाज सुनकर माइकल ने सहज रूप से फोन रख दिया और आसन्न खतरे से बेखबर होकर बैग सड़क के किनारे छोड़ देता है। दुख की बात है, जैसे ही वह कुछ कदम दूर चला गया, बम फट गया, जिसके परिणामस्वरूप 4 निर्दोष लोगों की जान चली गई। विस्फोट के कारण अफरातफरी मच गई और माइकल घटनास्थल से भाग गया। हालांकि विस्फोट होता है, इच्छित स्थान पर नहीं होने पर इसका प्रभाव पूरे शहर में सदमे की लहर भेजता है। इस दौरान विस्फोट के पीछे के मास्टरमाइंड रफी ने फ्रांसीसी सरकार को खतरनाक धमकी दी है। अगले 36 घंटों के भीतर और हमलों की चेतावनी। पेरिस में पत्रकार फ्रांसीसी खुफिया विभाग के प्रमुख श्री विक्टर से सवाल पूछने के लिए उमड़ पड़े। बमबारी और धमकी के बाद शहर की सुरक्षा के बारे में जवाब में विक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और वादा किया गया है कि बैस्टिल दिवस परेड योजना के अनुसार जारी रहेगी। इसके बाद सीआईए निगरानी इकाई एक सुरक्षा कैमरे से माइकल की तस्वीर प्राप्त करती है और इसे दोनों को भेजती है। सीआईए और इंटरपोल। जल्द ही उन्हें पता चला कि माइकल एक पॉकेटमार है और परेशान है। अतीत लास वेगास में एक कैसीनो मालिक पिता और एक रियल्टर मां के घर पैदा हुआ। उनको भी पता चल जाता है कि उसके पिता के जुए के कर्ज के कारण माइकल को स्कूल छोड़ना पड़ा और जीवित रहने के लिए वह धोखाधड़ी की ओर मुड़ गया। अंततः फ्रांस में समाप्त हुआ। फिर शॉन को गुप्त रूप से गिरफ्तार करने का मिशन सौंपा गया। माइकल को उसके अपार्टमेंट में ले जाया गया और उसे फ्रांसीसी सरकार को सौंप दिया गया। दूसरी ओर माइकल अपने अपार्टमेंट में है, चिंतित है और समाचार चैनल देख रहा है। तभी उसने देखा कि उसकी तस्वीर टीवी पर एक वांछित अपराधी के रूप में प्रसारित की जा रही है, बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार। साथ ही उसे अधिकारियों के बंद होने का आभास होता है। उस पर तो वह बदहवास होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से शॉन ने उसे भागते हुए देख लिया और काफी देर तक उसका पीछा किया गया। माइकल कोशिश करता है, अनुभवी संचालक से बचने की उसकी पूरी कोशिश होती है, लेकिन अंत में वह पकड़ा जाता है। बाद में उसे पूछताछ कक्ष में लाया गया और बमबारी के उसके एकमात्र उद्देश्य के बारे में पूछा गया। माइकल ने सच्चाई से स्वीकार किया कि उसने बैग फेंक दिया था, लेकिन वह उसका नहीं था। वह था असल में इसे जो नाम की सुनहरे बालों वाली विग पहने एक महिला से चुराया गया था। वह जो का मोबाइल भी सौंप देता है, फोन जो उसने विस्फोट से पहले चुराया था। शॉन कहानी को लेकर थोड़ा सशंकित है, इसलिए अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए वह माइकल से अपना बटुआ काटने के लिए कहता है। आशा के अनुसार ठग व्यक्ति इसे बिना कोई पसीना बहाए सफलतापूर्वक कर लेता है। जीन के घर पर जो व्यथित है, यह विश्वास करते हुए कि उसने 4 निर्दोष लोगों की मौत का कारण बना। बमबारी में लोग जीन जो को सांत्वना देती है और उसका उल्लेख करते हुए उसे पेरिस छोड़ने का सुझाव देती है।
बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बीच रफी और उसके लोग जो को खोजने के लिए जीन के घर जाने का फैसला करते हैं। वे उसके फोन के सिग्नल का पता लगाते हैं। इस बात से अनजान की फोन वास्तव में शॉन और माइकल के पास है। जब रफी एक डाकिया के भेष में उस स्थान पर पहुंचता है तो शॉन को परेशानी का एहसास होता है और वह तैयारी करता है टकराव के लिए। हालांकि बुरे लोग आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। अराजकता के दौरान माइकल भी भागने में सफल हो जाता है। जल्द ही रफी और उसके लोगों को एहसास हुआ कि वे आ गए हैं गलत घर पर, इसलिए वे घटनास्थल से भाग जाते हैं। शॉन फिर अपने वरिष्ठ टॉम को रिपोर्ट करता है और घटना के पीछे की बड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए जो की खोज करने का निर्णय लेता है। अन्यत्र अपने कार्यालय में विक्टर को बम निर्माताओं के स्थान के बारे में सूचित किया जाता है, जिसके बाद वह रैपिड नामक एक विशेष पुलिस बल के प्रमुख से मिलने की मांग करता है। जल्दी उसे रैपिड के कमांडर से मिलवाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि रफी निकला। दाया तब उन्हें एक अरब आप्रवासी में संभावित आतंकवादी खतरे के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त होती है। समझौता बिना देर किए रफी और उसकी रैपिड टीम के लिए स्थान पर पहुंच जाती है। आगमन पर टीम बस्ती पर तेजी से और जोरदार छापेमारी करती है। में घटनाओं का एक परेशान करने वाला मोड़, अधिकारियों में से एक ने सावधानी से परिसर में बम लगा दिया, निर्दोष आप्रवासियों और झूठी रिपोर्ट बनाए। दुख की बात है कि सभी आप्रवासियों को पकड़ लिया गया है और बमबारी का दोष उन पर पड़ता है, जबकि असली अपराधी माइकल भगोड़ा बना हुआ है। कहीं और माइकल इस बात से अनजान है कि कहां शरण लेनी है। अपने ग्राहक बाबा के पास जाता है। एक कथित दोस्त प्रारंभ में बाबा उसकी समस्या सुनते हैं और उसे रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उस पर वार करता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। यह तो बाबा निकला। अधिकारियों से मुलाकात की और सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के वादे से लुभाया गया। माइकल को पकड़ने में मदद के बदले में उसके परिवार के पास फ्रांसीसी नागरिकता थी। थोड़ी देर बाद रफी और उनकी टीम इमारत पर पहुंचती है और तलाशी शुरू करती है। माइकल के लिए भागने के लिए बेचैन माइकल को दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी और वह वहां छिप गया। रफी और उनकी टीम ने इमारत को घेर लिया था, इसलिए वे पहचान से बच रहे थे। वह उत्तम क्षण की प्रतीक्षा करता है अपने जीवन के लिए भागने के लिए। आखिरकार वह मौके का फायदा उठाता है और बाहर की ओर भागता है। इस बात से अनजान की एक स्नाइपर की नजर उस पर है। हालांकि स्नाइपर से ठीक पहले एक घातक शॉट ले सकता है। शॉन ठीक समय पर आता है और माइकल को बचाता है। इस दौरान जो खतरनाक स्थिति से सुरक्षा की तलाश में अपने दोस्तों के ठिकाने तक पहुंचने में सफल हो जाती है। उस दिन बाद में सीन और माइकल ने जो के ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाई और उसे ढूंढने निकल पड़े। दुर्भाग्य से जब वे ठिकाने पर पहुंचते हैं और जो के दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करते हैं, उन पर हमला किया जाता है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए गुंडों ने भागने से पहले शॉन की कार में आग लगा दी। इसके बाद जो के सहयोगियों को ट्रैक करने की अपनी खोज में वे कुछ लेकर आते हैं। एक योजना। सीन ने जो के दोस्त पॉल की जानकारी उसके फोन से निकाली और माइकल अपने विशेषज्ञ जेब काटने के कौशल के साथ पॉल के कार्यस्थल में घुसपैठ करता है और उसकी आईडी प्राप्त करने में सफल हो जाता है। आईडी कार्ड की जानकारी के साथ वे पॉल के घर के स्थान और कब का पता लगाते हैं। वे वहां जाते हैं और जो को अंदर छिपा हुआ पाते हैं। शॉन तुरंत उसका सामना करता है और दबाव में वह कबूल करती है कि उसके प्रेमी जीन ने उसके बावजूद उसे बमबारी करने का आदेश दिया था। उसका इनकार। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बम फांसीवाद के खिलाफ हमले के एक रूप के रूप में था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि निर्दोष लोगों की जान खतरे में है, तो उसने मिशन छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद तीनों जीन का सामना करने के लिए निकल पड़े अपार्टमेंट, लेकिन रास्ते में रफी से सामना हुआ। सौभाग्य से वे उसका पीछा करने से बाल बाल बच गए। शहर के दूसरे हिस्से में एक विशाल फांसीवाद विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया। एक मस्जिद में अरब अप्रवासियों पर अकारण हमले के बाद ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन आंदोलन के समर्थन में लोगों की रैली के रूप में गति प्राप्त हुई। हालांकि वे इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। रफी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है। यथार्थ में रफी के लोगों ने तनाव बढ़ाने के लिए अरब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने का एक फर्जी वीडियो फैलाया। इस बीच जब शॉन, जो और माइकल जीन के अपार्टमेंट में पहुंचे, तो वे यह जानकर चौंक गए कि उसे रफी ने मार डाला है। शॉन ने अपने टैटू की पहचान की और घर के चारों ओर खोजने पर उसे एक आईडी मिलती है। इससे पता चलता है कि जीन रैपिड यूनिट का हिस्सा था। यह तब है जब यह अंत है। शॉन को पता चलता है कि रफी और उसके आदमी खुद को पुलिस अधिकारी बता रहे हैं और अराजकता पैदा कर रहे हैं। बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन की सूचना अपने पर्यवेक्षक करेन को दी और बमबारी और निर्दोष आप्रवासियों को फंसाने में भ्रष्ट रैपिड दस्ते की संलिप्तता को उजागर करता है। हालांकि कैरेन सुझाव देता है कि वह रैपिड से दूर रहे और उसे सौंपने का निर्णय लेता है।
मामला फ्रांसीसी खुफिया विभाग का है क्योंकि यह CIA के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह फिर विक्टर को सच्चाई से अवगत कराने के लिए उसके साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। दुर्भाग्य से कैरेन द्वारा उसे जानकारी प्रदान करने के बाद विक्टर ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी और खुलासा किया पूरी घटना के पीछे वह खुद ही मास्टरमाइंड है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने इसका आयोजन किया था। अरब आप्रवासियों को दोषी ठहराने और शहर को अराजकता में डुबाने की बमबारी और धमकियां। इसके बाद विक्टर ने रफी सहित अपने आदमियों को शॉन जो को पकड़ने का आदेश दिया और माइकल और उन्हें गुप्त रूप से समाप्त कर दे। लेकिन जब रैपिड दस्ता उस स्थान पर पहुंचता है, तीनों किसी तरह भागने में सफल हो जाते हैं। इस बीच ऑनलाइन प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं। लाखों समर्थक अनजाने में विक्टर की भव्य योजना में खेल रहे हैं। अगले दृश्य में विक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता की धारणा को गलत तरीके से पेश करता है। अधिकतम सुरक्षा उपायों का वादा करता है। वह रैपिड को राष्ट्रीय बैंक की सुरक्षा करने का भी आदेश देता है। शॉन यह महसूस करते हुए कि करेन मर चुका है, विक्टर के असली इरादों के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी टॉम को बताता है। हालांकि फ्रांसीसी खुफिया विभाग के प्रमुख के रूप में विक्टर की स्थिति के कारण टॉम को संदेह है। विक्टर की साजिश को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित शॉन मामले को अपने हाथों में लेता है और सुरक्षित करने का फैसला करता है। बैंक स्वयं वह माइकल और जो को वैन में छोड़ देता है और भेष बदलकर अकेले बैंक में प्रवेश करता है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में। जैसे ही वह अंदर जाता है, शॉन प्रवेश द्वार पर कुछ गार्डों को हटा देता है और सुसज्जित करता है स्वयं अपने हथियारों के साथ। इमारत के अंदर उसे पुलिस की तरह कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा प्रणाली का पूर्ण नियंत्रण और वर्तमान में सभी अलार्म और कैमरे अक्षम कर रहे हैं। उसी समय रफी और उनके सहयोगी क्रिस्टोफ एक डिजिटल मनी को लक्षित करते हैं। इसकी कीमत 500 मिलियन यूरो फ्लैश ड्राइव का उपयोग करके चुराने का इरादा है। जैसा कुछ अधिकारियों को खून करने के बाद शॉन के भेष का पता चला, रैपिड टीम उसे घेर लिया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। बाहर गोलीबारी चल रही थी। जो और माइकल को पता चला कि शॉन अंदर है, परेशान करें और उसकी सहायता करने का निर्णय लें। वे भीड़ में चले जाते हैं और दंगा भड़काते हैं। पुलिस बैरिकेड को तोड़ने के लिए अराजकता का उपयोग करना। इस व्याकुलता के साथ शॉन लड़ने में सफल हो जाता है। पुलिस अधिकारियों और उन्हें खत्म करो। फिर वह तिजोरी की ओर चलता है और रफी से भिड़ता है, जो उसके पास फ्लैश ड्राइव है जिसमें चुराए गए पैसे हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। दो पक्ष शॉन क्रिस्टोफ को अक्षम करने में सफल हो जाता है, लेकिन रफी एक बंद कमरे में भाग जाता है। वहां से वह विक्टर से संपर्क करता है और उसे स्थिति से बचाने का अनुरोध करता है। हालांकि अपनी निराशा के कारण विक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जवाब में रफी ने पकड़े जाने पर अपनी योजनाओं को उजागर करने की धमकी दी। दूसरी ओर शॉन माइकल से संपर्क करता है और उसे फ्लैश ड्राइव चुराने का आग्रह करता है। रफी आदेश का पालन करते हुए माइकल चतुराई से रफी से टकरा जाता है जब वह बाहर निकल रहा होता है और अपनी जेब से फ्लैश ड्राइव निकालता है। हालांकि बाद वाले को जल्द ही इसके बारे में पता चल गया, इसलिए वह जो को बंधक बना लेता है और माइकल द्वारा फ्लैश ड्राइव वापस न करने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन तभी घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी रफी को गोली मार देते हैं और उसे मौके पर ही मार देते हैं। यह बदलता है। विक्टर ने हत्या का आदेश दिया क्योंकि उसे डर था कि रफी उसके गलत कामों का पर्दाफाश कर देगा। इसके बाद भ्रष्ट पुलिस सिंडिकेट को उजागर करने के लिए विक्टर को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि माइकल एक वांछित भगोड़ा बना हुआ है। फिर विक्टर ट्रैक करने के लिए बाबा की मदद मांगता है। माइकल के ठिकाने का पता लगाएं क्योंकि वह 500 मिलियन डिजिटल फ्लैश बेताब है। मुद्रा बाबा अपने दोस्त को दोबारा धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन जब चालाक विक्टर उसे धमकाता है, वह फ्लैश ड्राइव के लिए अधिक भुगतान करने वाले खरीदार के बारे में झूठी खबर फैलाता है। अगले दृश्य में माइकल विक्टर के जाल में फंस जाता है और उससे मिलने एक चर्च में जाता है, यह विश्वास करते हुए कि वह कथित फ्लैश ड्राइव खरीदार है। जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, विक्टर उसे ऑफर देता है फ्लैश ड्राइव के बदले देश छोड़ने के लिए पैसा और पासपोर्ट। आश्चर्य की बात है, माइकल ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्लैश ड्राइव सौंप दी। हालांकि एक बार जब विक्टर को वह मिल जाता है जो वह चाहता है, वह माइकल पर बंदूक तानता है, उसे गवाह के रूप में करने की योजना बना रहा है। वह यह नहीं जानता माइकल, शॉन और पुलिस ने उसका कबूलनामा हासिल करने और उसे नियंत्रण में लेने के लिए एक जाल बिछाया है। फिर फिल्म विक्टर की गिरफ्तारी और उसकी भयावह साजिश के उजागर होने के साथ समाप्त होती है। माइकल का चालाक चालें और शॉन की बुद्धिमत्ता विक्टर को न्याय दिलाने में मदद करती है और सच्चाई की जीत होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।